हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. At present, I am in Lahaul Spiti district of Himachal Pradesh. This is a land of God. This is land. This is a heaven place. मैं जहाँ पे ठहरा हुआ हूँ यह ईश्वर देवभूमि है और मैं कह सकता हूँ कि यह स्वर्ग से कम नहीं है। यह यहाँ पर एक छोटा सा लाहौल स्पीति ज़िले में एक छोटा सा मनाली से आप जब चलोगे तो यहाँ पे मनाली से केलोंग के बीच में एक छोटा सा गाँव है। गाँव का नाम है दालंग। तो यहाँ मैं बता दूं कि बड़ा ही अद्भुत दृश्य है यहाँ पे और मैं मुझे ले जाना है, लेकिन मैं अभी इस गांव में एक दिन और स्टे कर गया तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि देखिए यह जो गांव है ना, बहुत अजब बहुत अद्भुत गांव है। यहाँ पे आप देख लो, यह नीचे ये चारों तरफ से पहाड़ है। मैं आपको एक बार घुमा के दिखाता हूँ इसका 360 डिग्री व्यूज़। चारों तरफ से पहाड़ है और ये देखो उधर बर्फ़ ढका हुआ है, इधर भी बर्फ़ है। इधर सामने आपको सामने जो है यह पाइन के पेड़ है और नीचे नदी बह रही है और नदी से आपको जंगल में जाने के लिए छोटा सा आप देख लो पुल भी बना हुआ है। यहाँ पे मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वह एक होम स्टे है जिसका नाम है आदित्य होम स्टे। लोग यहाँ पे आदित्य होम स्टे में जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ बड़े ही प्यारे लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं और मुझे यहाँ पर आकर के बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। जब कभी भी आप इधर की तरफ आओ तो मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप आदित्य होम स्टे में ज़रूर ठहरिए। यहाँ पर लोग बड़े ही अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे परिवार के लोग हों। इनका एक बड़ी ज़रूर ही कम पैसे वाले लोग हैं, लेकिन इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका जो तरीका है इतना शानदार है कि मैं क्या बताऊँ। और ये सब ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। ये देखो जहाँ पे मैं यहाँ पर सिर्फ 9 घर है, लेकिन इतनी शांति है और यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है कि मैं अपने शब्दों से इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। चलिए आज की जो क्लास है उसको हम लोग सीधे से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी इस समय मैं बताऊँ कि धूप जो है, थोड़ा धूप खिल गया है, शाम का समय है, बड़ा ही शानदार मौसम है। अभी सुबह से जो है काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे और काफ़ी मौसम ख़राब था, लेकिन अभी भी धूप खिला है और मैं आपके वीडियो बनाने के लिए वापस बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और जब लोग पहाड़ों से ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, जिससे उनको सांस की प्रॉब्लम आ जाती है और सबसे बड़ी बात है कि उनको हेडेक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि 1-2 दिनों के अंदर आपका शरीर जो है एक्लेमेटाइज हो जाता है और यदि आप धूप में बाहर निकलते हो तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, काफ़ी अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे होता है, जिससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। इसलिए चश्मे पहन करके आप बाहर निकल सकते हो। यही कारण है कि मैं चश्मा पहन कर ही यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय झंडे के ऊपर एक वीडियो में पहले डाला था, लेकिन वह जो वीडियो था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, वह जो वीडियो था वह उसका आपसे पार्ट 1 था। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल फ्लैग ऑफ एनी कंट्री, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉवरेनिटी एंड द प्राइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जब हम किसी भी देश के राष्ट्रीय झंडे के बारे में बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि हम उस देश के की संप्रभुता, उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, आन बान शान के बारे में बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत का तिरंगा झंडा, उसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो भारत का तिरंगा झंडा का चीज़ जो कहानी है और जो दुनिया की तिरंगे झंडे कहानी है उसको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि जो नेशनल फ्लैग है, जो भारत का झंडा है, उस झंडे को फहराने के नियम क्या है। देखो मैंने बताया था कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया। जो भारत का स्वराज झंडा था उसी झंडे में फेरबदल करके भारत का राष्ट्रीय झंडा बना दिया गया था, तिरंगे झंडे को। इसके बाद 1950 में झंडे के फहराने के कुछ नियम बनाए गए, जिस नियम का नाम है नेशनल एम्बलम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। तो वहाँ पे बताया गया कि झंडा जो होगा वह उसमें झंडे में जो 3 रंग होंगे, उसमें केसरिया रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग है। तीनों रंगों का जो है, तीनों जो है वह जो पट्टी होगी बराबर पट्टियाँ होंगी। बीच में चक्र होगा, चक्र में बीच में जो है चक्र होगा और उस चक्र में जो है तिलियाँ होंगी। झंडे को मान सम्मान के साथ फहराया जाएगा। हमेशा केसरिया रंग ऊपर होगा, हरा रंग नीचे होगा। साथ ही साथ ये बताया गया कि झंडे का जो है जो आकार होगा वह रेक्टेंगुलर होगा। झंडा 3:2 में होगा। झंडे को जब भी झंडा फहराया जाएगा तो उस समय जो भी लोग होंगे वहाँ पर झंडे के मान सम्मान में खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से झंडे को जो है मान
सम्मान के साथ में फहराया जाएगा। लेकिन अगर मान लो झंडे कोई अपमान करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? इसके लिए 1971 में नेशनल ऑनर प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ नेशनल ऑनर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया 1971। तो 1971 में जो नेशनल ऑनर एक्ट बना प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो बनाया गया, यह जो एक्ट था, इस एक्ट में यह कहा गया कि अगर कोई जानबूझकर झंडे का अपमान करेगा, जानबूझकर झंडे को गलत तरह से फहराएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को सज़ा होगी, और सज़ा होगी 3 वर्षों की सज़ा। फिर हम लोगों ने बातचीत की कि 1992 नवीन जिंदल, ए वेरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, hoisted द नेशनल फ्लैग ऑन हिज ऑफिस ऑफ रायपुर इन 1990s। 1990 के दशक में उन्होंने क्या किया, अपने रायपुर में जो उनका ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने झंडे को फहरा दिया, और ये झंडा जो है लगातार फहर रहा था 24 घंटे। उसमें झंडे के फहराने का नियम ये था कि झंडा सिर्फ जो राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती और जो राष्ट्रीय सप्ताह है, उसी में झंडे को फहराया जाएगा, बाकी में झंडे को फहराने का यहाँ पर नियम नहीं था। लेकिन जो उन्होंने जब झंडे को फहरा दिया, तो वहाँ के जो बिलासपुर कमिश्नर साहब थे, उनको इसकी खबर मिली, और उन्होंने इस पर उसका मनाही किया झंडा फहराने के लिए। फिर मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, झंडा फहराना जो है वह व्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है, एक फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, और इस प्रकार से उन्हें झंडा फहराने की इजाज़त जो है वह मिल गई। और भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आप जल्द से जल्द भारत में झंडा फहराने के, राष्ट्रीय झंडा फहराने के जो है विस्तृत नियम बनाए, और इस प्रकार से बनाया गया फ्लैग कोड 2002। आज का जो वीडियो है, आज का जो आपकी क्लास है, इसमें हम लोग फ्लैग कोड 2002 के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। देखो, मैं बता दूं आपको कि जो फ्लैग कोड 2002 है, इसकी भारत की संसद ने इसको पारित किया। इसको जब पारित किया गया तो इसमें झंडे फहराने के विस्तृत नियम बनाए गए। सबसे पहला जो नियम पहला यह है कि झंडे का जो आकार है वो रेक्टेंगुलर है। हम लोग पहले जानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा ने झंडे का आकार जो स्वीकृत किया था, वह स्वीकृत किया था रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार झंडा। और यह झंडे का अनुपात बताया गया था 3:2। अब सवाल यह है कि अगर हम 3:2 के झंडे बनाएं तो कितने झंडे बनाए जा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि 3:2 का मतलब यह होता है कि 3 अगर हम मीटर लंबाई ले रहे हैं तो 2 मीटर चौड़ाई लेंगे, 6 मीटर लंबाई लेंगे तो 4 मीटर चौड़ाई लेंगे, और इस प्रकार के अनंत इन्फिनाइट झंडे बनाए जा सकते हैं। लेकिन फ्लैग कोड 2002 में यह निर्धारित कर दिया गया कि जो झंडा होगा, इसके सिर्फ 9 आकार बन सकते हैं। सबसे लंबा जो झंडा बनेगा वो 6300 ml से लेकर के 6300 मिलीमीटर से लेकर के 4200 मिलीमीटर होगा, मतलब 6300 मिलीमीटर उसकी लंबाई हो सकती है और 4200 मीटर उसकी जो है चौड़ाई होगी। और सबसे जो छोटा झंडा होगा वह 150 मिलीमीटर लंबा होगा और 100 मिलीमीटर चौड़ा होगा। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि भारत में जो तिरंगा झंडा है जिसका अनुपात 3:2 हो सकता है, तो उस जो झंडा है वह झंडे के कितने झंडे बनाए जा सकते हैं 3:2 वाले? तो इसके सिर्फ 9 झंडे बनाए जा सकते हैं। और भारत का इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने, जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने इस झंडे का सिर्फ 9 मानक तैयार किया हुआ है, और उसमें से सबसे लंबा झंडा जो है 6300 मिलीमीटर का होगा, और 6300 मिलीमीटर लंबा और 4200 मिलीमीटर चौड़ा, और सबसे छोटा झंडा जो होगा वह होगा 150 मिलीमीटर लंबा और 100 मिलीमीटर चौड़ा। दूसरा यह आ गया कि यह जो झंडा है इसका फैब्रिक क्या होगा। तो पहले देखो क्या था कि फैब्रिक के बारे में निर्धारित था कि झंडा का जो फैब्रिक होगा वो जो है वो सूती होगा या रेशमी होगा। तो यहाँ पर फ्लैग कोड 2002 में कहा गया कि झंडा जो है यह गाड़ने के लिए, फहराने के लिए झंडा जो होगा फॉर होइस्टिंग या सिल्क का होगा या फिर कॉटन का होगा। बट फॉर द वेविंग पर्पसेस फ्लैग कुड बी मेड ऑफ पेपर और प्लास्टिक। और ये कहा गया कि लहराने के लिए झंडा होगा वो हम प्लास्टिक का बना सकते हैं या फिर पेपर का बना सकते हैं। लेकिन देखो, प्लास्टिक एक बहुत ही, मैं कहूँगा, इन्वायरमेंटल हज़ार्ड है। यह जो है पर्यावरण को बड़ा ही नुकसान पहुँचा रहा है, और जब लहराने के लिए जब प्लास्टिक झंडे बनाने लगे तो इससे बड़ा प्रदूषण हो गया। इस कारण से 2005 में फ्लैग कोड 2002 में संशोधन किया गया, और यह कहा गया कि जो प्लास्टिक के झंडे हैं अब नहीं बनाए जाएंगे, लहराने के लिए झंडा जो होगा पेपर का झंडा बनाया जाएगा। झंडे को फहराने के लिए यह कहा गया कि जो झंडा है इसको बनाने का काम जो है वो कोई एक निश्चित संस्थान करेगी, और 2009 में यह काम दिया गया आपको एक संस्थान को, जिस संस्थान का नाम है संयुक्त खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संस्थान कर्नाटक, जो कर्नाटक के हुबली में स्थित है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 30 दिसंबर 2021 को यह
झंडा संहिता 2002 में संशोधन कर दिया गया है और यह कह दिया गया अब झंडा किसी भी मटेरियल का बनाया जा सकता है। मटेरियल में किसी प्रकार का भी कोई मटेरियल का झंडा बनेगा, अर्थात मटेरियल का जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको फ्लैग को 2002 में अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अगली बात यह है कि जो झंडा है वह झंडे को जब हम होइस्टिंग करेंगे, जब उसको झंडे को फहराएंगे तो किस प्रकार से फहराएंगे। तो फ्लैग को 2002 में यह नियम है कि झंडे को एक स्टाफ मतलब एक डंडी के माध्यम से फहराया जाएगा, बिकॉज द फ्लैग शुड नॉट आइदर टच टू द अर्थ और वाटर। जो झंडा है वह न तो मिट्टी को छूना चाहिए और न पानी को छूना चाहिए। फ्लैग मस्ट बी अनफर्ल इन द एयर, हवा में इसको फंडे को फहराया जाना चाहिए। इसलिए झंडे को हमेशा डंडी के साथ ही फहराया जाता है। फ्लैग कोड 2002 के आधार पर जो झंडा है, झंडे को हमेशा डंडी के टॉप पे लगाया जाना चाहिए। और मैं बता दूं कि जब झंडा नहीं फहराया गया है तो झंडे में फूल या फिर पत्ते वगैरह बांधे जा सकते हैं, लेकिन जब झंडा फहर गया तो नथिंग शुड बी एट द टॉप ऑफ द फ्लैग। झंडे के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नाइदर इट इज़ पेटल ऑफ फ्लावर्स नॉर लिप्स। न तो पत्तियाँ हो सकती हैं और न फूल के आपकी फूल की जो है पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, न फूल हो सकते हैं, न कोई गार्लैंड या माला हो सकता है। मतलब तिरंगे झंडे के ऊपर कुछ भी नहीं रखा जा सकता जब झंडा को फहराया गया हो। साथ ही साथ बता दूं कि झंडे को टॉप पे फहराना है, लेकिन अगर नेशनल मॉर्निंग हो गई, राष्ट्रीय शोक का समय आ गया, तो राष्ट्रीय शोक के समय में यह जो झंडा है इस झंडे को झुकाने के प्रावधान किए गए हैं। झंडे को कहा गया कि झंडे को हाफ मास्ट, मतलब कि झंडे को हम बीच में ला करके डंडी में बांध देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि अगर भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका देहावसान होता है तो भारत में झंडा जो है, संपूर्ण भारत में झंडे को झुकाने का प्रावधान है। लेकिन अगर मान लो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का देहावसान हो जाता है, ये देहावसान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो झंडा है वो झंडे को झुकाया जाएगा, लेकिन सिर्फ दिल्ली में झुकाया जाएगा। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि अगर भारत के राज्य के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका देहावसान होता है तो झंडे को सिर्फ उसी राज्य में झुकाया जाएगा जिस राज्य से उनका संबंध है। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि अगर मान लो कि कोई नेशनल हॉलीडे है, मतलब नेशनल फेस्टिवल का डे है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या राष्ट्रीय सप्ताह, मतलब आपका 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में वह सप्ताह जब मनाते हैं हम लोग, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उस हत्याकांड को याद करके सप्ताह मनाया जाता है। अगर उस समय अगर मान लो कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है तो झंडे को झुकाने का प्रावधान नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि झंडा जो है उस आदमी के घर पर झुकेगा जिस आदमी की मृत्यु के कारण से राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है या राजकीय शोक की घोषणा हुई है, लेकिन यह झंडा तभी तक झुकाया जाएगा उसके घर पे जब तक कि उसके डेड बॉडी, उसका पार्थिव शरीर घर के अंदर रखा हुआ। जैसे ही उसके पार्थिव शरीर को, उसके डेड बॉडी को बाहर निकाला जाएगा, झंडे को फिर से ला करके टॉप पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि झंडा राष्ट्रीय जो उत्सव है वो राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर झंडे को झुकाने का कोई भी प्रावधान या प्रोविजंस नहीं है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो झंडा है, अब झंडे को पहले यह था कि झंडे को आप 24 आवर्स फहरा सकते हो, मतलब 365 दिन 24 घंटे झंडे को फहरा जा सकता है। लेकिन यह झंडा जो है सिर्फ रात्रि में दिन में फहरा सकते हैं, सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। अगर झंडे को रात में फहराना है तो देन द फ्लैग मस्ट बी फ्लोन विथ अ हेल्प ऑफ ए 100 feet पोल एंड इट शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड फ्रॉम ऑल साइड। झंडा जो है वह 100 फीट के पोल पर फहराया जाएगा और चारों तरफ से उस पर रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन फ्लैग को 2002 में इस वाले प्रावधान में परिवर्तन किया गया और यह चेंज जो किया गया वो किया गया है 22 जुलाई 2000 जो है वह 22 को। उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि अब झंडा जो है ओपन में या अपने घर के छत पर कोई व्यक्ति कभी फहरा सकता है, 365 दिन 24 घंटे, और रात का जो रिस्ट्रिक्शन था, रात के रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को अब हटा दिया गया है ताकि घर घर झंडा पहुंच सके। और झंडा देखो निश्चित रूप से व्यक्ति के आन मान शान का प्रतीक है, उसकी देशभक्ति के व्यक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस प्रकार का कदम उठाया जाना मैं कहूँगा बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि कहीं इस कारण से झंडे का कोई अपमान न कर बैठे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अब झंडा जो है आप कभी भी कहीं भी अपने घर पे फहरा सकते हो, 365 दिन 24 घंटे। साथ ही साथ बताना मैं चाहूँगा कि झंडे को यह कहा गया कि अगर कोई भारत का
के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या और इसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, इसी प्रकार से आपके राज्य स्तरीय मंत्री हैं, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और वहाँ के जो आपके मंत्री लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य अन्य न्यायाधीश हैं, वे अपने गाड़ियों पर झंडा, तिरंगा झंडा जो लगा सकते हैं। तिरंगा झंडा जब लगाएंगे तो झंडा हमेशा गाड़ी के दाहिनी ओर फहराया जाएगा या फिर बीच में लगाया जाएगा, और शाम होते ही उस झंडे को निकाल दिया जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो झंडा है, इस झंडे को ये तो फहराने के नियम हो गए। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जहाँ पर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, तो वहाँ का जो हेड है वो झंडे को फहराएगा, और वह जब झंडा फहराया जाएगा तो अगर मान लो कोई स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे विद्यार्थियों को कहा गया कि विद्यार्थी जो है वो क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल जा करके मतलब तीन, एक तरफ से ऐसे विद्यार्थी होंगे, एक तरफ ऐसे होंगे, एक तरफ से ऐसे होंगे, और एक तरफ से ऐसे विद्यार्थी होंगे, और ये ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा वो झंडे को फहराएगा। झंडा उससे 3 पेज मतलब कहते हैं 3 कदम, झंडा जो होगा वो उससे 3 कदम की दूरी पर होना चाहिए, मतलब झंडे की जो डंडी है उससे 3 कदम की दूरी पर होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि जो झंडा है, जो झंडा राष्ट्रीय झंडा भारत का है, उस राष्ट्रीय झंडे को का जो है प्रयोग जो है वह हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहली बात है कि झंडे का प्रयोग हम लोग अपर गारमेंट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन लोअर गारमेंट या अंडर गारमेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय झंडा है उसका प्रयोग कर्टेन मतलब पर्दे के रूप में, बेडशीट के रूप में, नैपकिन के रूप में, जो आपका जो तकिया है, तकिए के कवर के रूप में, या कोई भी सामान लपेटने जिसको हम लोग ड्रैपरी कहते हैं, तो ड्रैपरी के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो झंडा है, उस झंडे को हम किसी भी बेंच या डेस्क को ढकने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहीं झंडे को ऑडिटोरियम में फहरा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे ऑडियंस है, उस ऑडियंस के झंडा दाहिनी ओर रहेगा, और यदि कोई भी वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो वहाँ पर उस सभा का जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके टेबल पर कोई झंडा रखा जाता, तिरंगा झंडा, तो झंडा हमेशा उसके दाहिनी तरफ रहेगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कि कोई भी प्रोसेसन है या कोई भी जुलूस है, उस जुलूस में अगर तिरंगा झंडा का प्रयोग किया जा रहा है तो तिरंगा झंडा वाहन करने वाला वाहक जो व्यक्ति होगा वो पहली पंक्ति में सबसे दाहिनी ओर खड़ा होगा। अगर झंडे को हम भारत में किसी झंडे के साथ फहरा रहे हैं तो पहली बात यह है कि एक ही डंडी में कोई भी झंडा तिरंगे के साथ नहीं फहराया जाएगा। दूसरी बात है कि झंडा हम फहराएंगे अगर तिरंगे झंडे के साथ में, तो जो तिरंगा झंडा होगा वो हमेशा होगा दाहिनी ओर, अन्य झंडे होंगे वो भारत के तिरंगे झंडे के बाईं ओर होंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर मान लो किसी भी देश के साथ में, किसी भी देश का झंडा भारत के झंडे के साथ फहराना है, तो वहाँ पे नियम यह है कि जो झंडा होगा, वो झंडा जो तिरंगा झंडा होगा वो होगा सबसे झंडे के सबसे दाहिनी ओर। मतलब देखो मेरा ये दाहिना ओर है, और झंडे का अगर हम बात करेंगे तो झंडा का हिसाब फहराएंगे ऐसे, तो यह झंडा जो है इसका झंडे के दाहिनी तरफ ही हो जाएगा। तो झंडे का जो है झंडा जो है हमेशा, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, ऑडियंस हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि झंडा जो है ये इधर लगाया जाएगा, तिरंगा झंडा, और बाकी वह झंडे जो है इस प्रकार से फहराए जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर भारत का तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं तो भारत के झंडे के ठीक बगल में किस देश का झंडा होगा, तो यहाँ पर कहा गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया का झंडा, ऑस्ट्रिया का झंडा, है ना, इसी प्रकार से बहामास का झंडा, बांग्लादेश का झंडा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओ लेटर में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पाकिस्तान का झंडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा, और सबसे बाद में जिम्बाब्वे, जाम्बिया के झंडे होंगे। अगर झंडे को, भारत के तिरंगा झंडे को किसी सर्कल में फहराना है तो मैं बताना चाहूँगा कि सर्कल में जो सर्कल होगा वहाँ पे तिरंगा झंडे को पहले रखेंगे, और उसके बाकी पर जितने झंडे होंगे सब फहराए जाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। मतलब तिरंगा झंडे के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो आपका इस प्रकार से क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की सुई जैसे घूमती है, उस दिशा में अन्य झंडे होंगे। तिरंगा अगर यहाँ है तो अन्य झंडे जो होंगे वह तिरंगे झंडे के इस प्रकार से, तिरंगा झंडा अगर यहाँ पर है तो अन्य झंडे जो है इस प्रकार से लगाए जाएंगे, और इस प्रकार से तिरंगा झंडा के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में झंडे फहराए जाएंगे, अन्य झंडे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि भारत में जब जैसे 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस में अगर झंडा फहराया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का झंडा, तो संयुक्त राष्ट्र का झंडा सिर्फ और सिर्फ भारत के झंडे के दाहिनी या बाईं दोनों तरफ में कहीं फहराया जा सकता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका मान सम्मान हर संस्थान करती है। इस कारण से यह नियम बना दिया गया कि जो झंडा होगा और भारत का जो संयुक्त राष्ट्र का झंडा होगा, और संयुक्त राष्ट्र का झंडा भारत के झंडे के दाहिनी ओर
फहराया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि झंडे का यह है कि अगर मान लो कि तिरंगा झंडा है और अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, तो राष्ट्रीय सम्मान दिया गया व्यक्ति अगर वह शहीद हो गया तो उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को झंडे से ढक दिया जाएगा। लेकिन जब झंडे से ढका जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो वेस्ट है, मतलब जो उसका कमर है, कमर के ऊपर जो बस्ट होता है, जो उस बस्ट पर ही झंडे को रखा जाएगा। जब उसके शरीर, पार्थिव शरीर को दफनाया जाए या जलाया जाए या उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए किसी प्रकार से भी, तो झंडे को फिर निकाल लिया जाता है। झंडा यदि कट गया, झंडा फट गया, तो झंडे के कटे और फटे झंडे को लहराने या फहराने का कोई नियम नहीं है। झंडा अगर फट गया, झंडा अगर कट गया या झंडा इस प्रकार से मैला हो गया या झंडे पर कुछ लिख दिया गया जिससे कि झंडा जो है वह जो है उसको नहीं साफ़ किया जा सकता है, तो उस झंडे को फहराने का कोई नियम नहीं है। उस झंडे की अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। झंडे को जला दिया जाता है या झंडे को दफना दिया जाता है। झंडे को जलाने के बाद उसका जो राख बचेगा, उस राख को नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा और झंडा अगर उसको दफनाया गया है तो वहाँ दफनाया जाएगा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। साथ ही साथ बताना मैं चाहूँगा कि झंडे पर कुछ भी लिखने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि भारत माता की जय या कोई भी आप कुछ भी नहीं लिख सकते। झंडे के साथ में किसी प्रकार का छेड़छाड़ की कोई भी अनुमति नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर भारत के जो डिग्नेटरीज़ हैं, भारत के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अगर किसी स्पेशल ट्रेन या स्पेशल फ़्लाइट से कहीं जाते हैं तो उनके फ़्लाइट या ट्रेन पर झंडा जो है लगा दिया जाता है। लेकिन झंडा कहाँ लगाया जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस स्टेशन से ट्रेन खुल रही है उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर वो झंडा रहेगा। इसके बाद फिर वो जब ट्रेन चल देगी तो झंडे को निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जहाँ वो झंडा रुकेगी प्लेटफॉर्म के फिर दाहिनी तरफ जो है प्लेटफॉर्म के साइड में उस झंडे को फिर लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से बताना चाहूँगा कि जो प्लेन है, प्लेन के आगे साइड में झंडे को लगाने का प्रावधान है। और अगर कोई भी विदेश के लोग आते हैं तो वह भारत का तिरंगा झंडा अपने राष्ट्र के झंडे के साथ भी प्रयोग करेंगे, लेकिन झंडा हमेशा लगाएंगे अपने गाड़ियों में दाहिनी ओर। उनके देश का झंडा जो भारत में बाईं ओर ही लगेगा। तो ये सब भारत में राष्ट्रीय झंडे को फहराने के देखो कुछ नियम हैं। झंडे का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, ये पूरा मैंने डिटेल आपको यहाँ पे बता दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो झंडा है वो हमारे आन बान शान का प्रतीक है। झंडे का से प्यार करिए, झंडे को लहराने के, उसको फहराने के लिए न जाने भारत के कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और निश्चित रूप से उन लोगों का हमारे ऊपर कर्ज है। इस झंडे का मान सम्मान पूरी तरह से करना चाहिए। और जब भी कभी भी आपको कभी भी मौका मिले, गाहे बगाहे चाहे जैसे भी, चाहे आप अकेले में हो चाहे भीड़ में हो, कहीं भी हो, झंडे को अपने दिल से लगाए रखिए। झंडे को हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि यह झंडा है तो आप एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृत हो। अगर आपका झंडा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्र भी नहीं हो। और आप जानते ही हो कि जिसके पास राष्ट्र नहीं होता उसके पास दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं होती, क्योंकि आप खुली हवा में सांस ले रहे हो, क्योंकि आपके पास आपका राष्ट्रीय झंडा है। इसके बाद यह जो आपका वीडियो है, आज का वीडियो समाप्त हो रही है। इसके बाद मैं अगला राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर वीडियो बनाऊंगा। देखिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं भारत का इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो भारत की नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, भारत की संविधान निर्मात्री सभा। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के संविधान बनाने के साथ साथ और किन किन कृत्यों को अंजाम दिया, उनकी कौन कौन से और काम किए, इन सारी बातों को पढ़ लेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंदर प्रेम्बल या प्रस्तावना पढ़ेंगे। देखिए मैं अभी 1-2-4 दिन के बाद फिर वापस आ जाऊंगा, और जब आ जाऊंगा तो मैं अपने घर पे आ जाऊंगा। तो फिर वहाँ से मैं बोर्ड के माध्यम से फिर आपको इंग्लिश, मैथ्स और जो आपकी करंट अफेयर्स क्लास है चलाऊंगा। बच्चों की चूँकि छुट्टी, मैं सॉरी बोलूँगा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बच्चों की चूँकि छुट्टी हो गई और इसके बाद फिर छुट्टी उनको मिलेगी नहीं, और इस कारण से बच्चे जिद करने लगे कि पापा एक बार हम लोगों को घुमा दो। तो मैं उन लोगों को लेकर के इधर पहाड़ों पर ऊपर आ गया। और बड़ा ही देखिए शाम ढल चुकी है, बड़ा यहाँ पर मौसम जो है बड़ा सुहावना हो गया। बहुत तेज़ हवाएं चल रही यहाँ पे। और यहाँ पर देखो धीरे, पहले आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो बर्फ़ जो है ना बहुत कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखो आप, ये काफ़ी यहाँ पर अब थोड़ी समय में यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। काफ़ी मौसम जो है चेंज बदल जाता है। मौसम का यहाँ पर मिजाज इस प्रकार से बदलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये नीचे नदी बह रही है। और फिर से मैं कहूँगा कि कभी भी आप लोग जब मनाली से आगे बढ़ो तो मनाली में देखो भीड़ भाड़ हो गई है। यह गांव बड़ा ही दालंग गांव जो है मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे आकर के आप 2-4-5 दिन या परिवार के साथ में जब कभी भी आना चाहते हो या परिवार का कोई भी लोग आना चाहते हो तो आप यहाँ आइए। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि यहाँ पर 8-9 घर जो हैं वहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा होम स्टे है जिनका नाम है आपका आदित्य होम स्टे।
कभी भी आप आइए। और काफ़ी इन लोगों से मेरा बड़ा ही अंतरंग संबंध हो गया, और कभी भी आप आइए और आप ये बता देंगे कि हम संतोष चौबे सर के गेस्ट हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, नमस्ते, हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।